अब से एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में जीआईडीसी इशू की समाअत होगी, जिसको हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाकर रिजॉल्व करने की बात की। उसके बाद उसे विड्रॉ कर लिया गया और फिर कहा गया खतरात के साथ कि ये उल्टा भी पड़ सकता है, ऐसा ना हो कि हुकूमत ने जो पैसे कमाए थे वो भी वापस चले जाएं। इस वक्त सिनेरियो ये है, कहा गया था कि किसान का नुकसान हो रहा है, किसान से पैसे ले लिए गए थे और वो ये कंपनियां खा जाएंगी, कि जीआईडीसी का मामला हल नहीं हुआ और इस वक्त खाद की कीमत बढ़ा दी गई है। पूरे मुल्क में तमाम फर्टिलाइज़र कंपनीज़ ने खाद की कीमतों में इजाफा कर दिया है, तो किसान का नुकसान ही हो रहा है। ये सारा का सारा मामला है क्या, ये शुरू कहाँ से हुआ, इसमें जो खाद बनाने वाली कंपनियां हैं वो कितनी बड़ी जिम्मेदार हैं, वो कितना किसानों से लेती हैं, उसके बाद हुकूमत को नहीं देती या कितना उन्होंने दे दिया है, इस सब पर तफसीली बात करने की ज़रूरत है। और आज हमारे प्रोग्राम में इस पर एक पहली दफ़ा आपको ये मौक़िफ़ मिलेगा कि खाद बनाने वाली कंपनी क्या सोचती हैं। हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंग्रो फर्टिलाइज़र नादिर सलार कुरैशी साहब मौजूद हैं। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और आज ज़ाहिर एक इश्तिहार भी है फर्टिलाइज़र खाद बनाने वाली कंपनीज़ की तरफ से कि वो कितना कंट्रीब्यूट करती हैं और इस सारे के सारे मामले पर एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप करना है। पहले ही आप लोगों ने तकरीबन 200 रुपये पर बैग से प्राइसेस बढ़ा दी हैं, तो क्या ये इस बात की निशानदेही करता है कि असल में आप पूरा जीआईडीसी पास ऑन कंज्यूमर की तरफ करते हैं? अगर हुकूमत 200 रुपये की रिलैक्सेशन दे रही थी तो आप कंज्यूमर को दे रहे थे, वो नहीं हो सका तो आपने 200 रुपये की प्राइसेस बढ़ा दी। शाहजेब, आपका मदू करने का बहुत शुक्रिया कि हम एज ए फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री अपना मौक़िफ़ आपको बता सकें। तो ये जो प्राइस इंक्रीज़ जो अभी हुई है, आज हुई है, इसका जीआईडीसी से कोई ताल्लुक एज ए टैक्स नहीं है। इसका ये मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री दे दूँ। लेकिन जीआईडीसी 2012 में लागू हुआ, तब से हम दे रहे थे, हमने 12 में दिया, 13 में दिया, 14 में दिया। जीआईडीसी जैसे आपको पता है एक सेस है, टैक्स ऑन टैक्स है। उसका मौक़िफ़ उस वक्त ये था कि ये टापी पाइपलाइन जो लगनी थी उसके लिए, उसकी फंडिंग के लिए इसको लगाया गया। हम देते चले गए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, कोई पाइपलाइन प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं हुआ। तो बाकी इंडस्ट्रियों ने स्टे लिया, हमने भी उस वक्त स्टे लिया, मगर फिर उसके बाद हमने 15 में फिर दिया, उसके बाद मज़ीद स्टे लिया गया और तब से अब तक हम अक्रू कर रहे हैं। अब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्रीज़ जिन पे ये लागू हुआ, जिस तरह पावर हो गया, आईपीपीज़ हो गए, बाकी दीगर इंडस्ट्रीज़ हो गई, उनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वो ये है कि हमारी डीरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। कीमतों का इन्हिसार सप्लाई डिमांड डायनामिक्स पे हो सकता है कि मार्केट में कितनी सख्त है, फार्मर्स में कितनी सख्त है, वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं, फार्म इकोनॉमिक्स कैसे हैं, उसके बेसिस पे हमारी कीमतें सेट होती हैं। जबकि पावर सेक्टर में फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, वहाँ जो भी सेस, जो भी टैक्स लगता है, ओगरा उसकी नोटिफिकेशन निकालती है, वो अप्रूव हो जाता है, वो उनके टैरिफ में आ जाता है। तो उनके यहाँ 100% पास थ्रू था तमाम जीआईडीसी का। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में ये पास थ्रू नहीं हुआ, इसके डायनामिक्स ऐसे नहीं थे। हमने सप्लाई डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादातर इसका बोझ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ने खुद उठाया है, फार्मर को पास ऑन नहीं किया। अब जब से ये गवर्नमेंट आई, इससे मैं एक और बात आपको बता दूं। पाकिस्तान में 2015 से एलएनजी हमारी गैस मिक्स में आने लगा। एलएनजी इज़ ट्वाइस एज एक्सपेंसिव जो सिस्टम गैस की कीमत है। पाकिस्तान में सिस्टम गैस की कीमत आपको कोई $4 के करीब है, एलएनजी $8-10 के करीब है। 2015 से वो आने लगा। आपके मेरे घरों में भी जो गैस आ रही है उसमें 10-15% एलएनजी आता है। तो ये जब गवर्नमेंट आई, इसने एक बोल्ड मूव लेने की कोशिश की कि बास्केट प्राइसिंग पे ये जाएं, जिसमें एलएनजी का जो रोल है वो तमाम गैस प्राइसेस में अफेक्ट हो। उसके लिए उन्होंने इस नए बजट में एक गैस प्राइस इंक्रीज प्रपोज की, जहां फर्टिलाइज़र सेक्टर की जो फीड गैस प्राइस थी वो अप टू 62% इंक्रीज़ हो रही थी। मगर अगर वो गैस प्राइस इंक्रीज़ होती, एज एन इंडस्ट्री गैस हमारी सबसे बड़ी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी इंक्रीजेस हमेशा पास थ्रू होती है कस्टमर को, वरना हमारे कारखाने नहीं चल पाएंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, किसान की बेहतरी के लिए, इस गवर्नमेंट ने एक डील आप समझ लें स्ट्राइक की कि जी ये जो जितनी भी आपकी गैस प्राइस इंक्रीज़ होगी, मुल्क को बास्केट प्राइसिंग पे लाने के लिए कि हमारा गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल रह सके, उसके लिए हम आपको जीआईडीसी के थ्रू उसको ऑफसेट कर देंगे।
द फैक्ट कि वो नंबर बिल्कुल रुपी फॉर रुपी 50% के करीब आता है, जो लोग कहते हैं सीएनजी को भी ये छूट मिली थी एक्सेट्रा, हमारा सीएनजी से कोई ताल्लुक नहीं, हमारी इंडस्ट्री डायनामिक मुख्तलिफ है। इट इज़ अ कोइंसिडेंस कि वो नंबर 50% वही लगता है जो सीएनजी को लगता है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ सिर्फ इतना था कि गैस प्राइस इंक्रीज़ जो इस मुल्क को चाहिए, जो पहले हो जानी चाहिए थी मगर अब इनको करनी पड़ी है, वो फार्मर को हर्ट ना करे। तो इन्होंने हमें प्रपोज़ल किया एज एन इंडस्ट्री कि जी ऐसे करते हैं, ये जो गैस प्राइस इंक्रीज़ होगी ये आप पास थ्रू ना कीजिएगा। ये हुकूमत का प्रपोजल, ये हुकूमत का प्रपोजल। हुकूमत में किससे आपकी जी, पहले असद उमर ने ये इसको एक पॉइंट तक लेके गए थे, फिर वो चले गए, रज़ाक दाऊद सीमलेसली टुक थे साहब, और ये हुकूमत का आइडिया इंडस्ट्री का नहीं था, हुकूमत का था, और हुकूमत में असद उमर साहब का। जी, हुकूमत में असद उमर का, बट फिर रज़ाक साहब टुक इट ओवर और बिल्कुल सीमलेस ट्रांसफ़र था। और ये मैं आपको कहता हूँ कि 2 मिनट का भी डिस्कशन नहीं था, उन्होंने प्रपोज़ल दिया और हमने कहा सर एक्सेप्टेड, क्योंकि ये जो मेजर था ये हमारे कस्टमर्स के लिए, पाकिस्तान के किसानों के लिए एक बहुत मौसर मेजर था कि उनके लिए कीमतें बढ़ेंगी नहीं, सप्लाई डिमांड हमारा डायनामिक में रहे, वी विल प्रॉफिट एज एन इंडस्ट्री एंड द फार्मर्स ऑफ पाकिस्तान विदाउट देयर उनकी फार्म इकोनॉमिक्स अफेक्ट नहीं होंगी। तो ये एक बहुत साउंड जजमेंट था गवर्नमेंट का कि जी मुल्क को हमने बास्केट प्राइसिंग पे लेके आना है, उसकी वजह से 200 रुपये पर बैग कीमत बढ़ेगी, वो 200 रुपये को हम आपको जीआईडीसी के थ्रू एडजस्ट कर देंगे। ये जो मेजर्स थे, ये जो ऑर्डिनेंस था, ये किसान के लिए बेहतर था, इंडस्ट्री के लिए बेहतर था क्योंकि सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स है, और गवर्नमेंट के लिए बेहतर इसलिए था क्योंकि एक जो 8 साल से इनके केसेस चल रहे थे, 40 बिलियन का उनका एक रिसीवेबल था, उसका उनको हर साल वो 80 बिलियन का जो था वो उसका 50% 40 बिलियन को इस साल मिलता और हर साल मिलता। सो कांस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलती, सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स जो हमारी जो ज़रई इकोनॉमी है विच इज़ 19% ऑफ जीडीपी, 40% ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस पर कोई इम्पैक्ट ना आता और किसान की इसलिए बेहतरी होती। तो ये बहुत एक, मगर देखिए असद उमर साहब का ओरिजिनल आइडिया था और आप ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादातर अपने ऊपर लेते हैं, किसान के ऊपर आपने जीआईडीसी ज़्यादा पास ऑन नहीं किया। मैं उस पर भी आता हूँ कि कितना पास ऑन किया, मगर असद उमर साहब ने ही पार्लियामेंट में तकरीर करके कहा, और वो आपकी एंग्रो से ही वाबस्ता है, उन्हें अच्छी तरीके से चीज़ें पता हैं कि ये 400 रुपये की कमी आनी चाहिए। तो उन्होंने इम्प्लाई किया कि आप 400 रुपये जीआईडीसी पूरा का पूरा पास ऑन फार्मर की तरफ कर देते हैं, इसलिए इसकी कीमत कम की जा रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कीमत ना बढ़े, अगर वो आपके साथ थे उन्होंने कहा था कीमत बढ़ाना मत, हम जीआईडीसी कम कर देंगे। उन्होंने तो उल्टा पार्लियामेंट में तकरीर करके कहा कि कीमत कम होनी चाहिए। जी, असद क्या सोच रहे थे जब वो ये कह रहे थे, मैं आई कैन नॉट स्पीक फॉर हिम, मगर मैं आपको एक बात बता दूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको इन नंबर्स का पता है। इससे एक फ़र्क है कि हम, क्योंकि जबकि हम ये पास ऑन नहीं कर रहे थे बट स्टे लिया हुआ था, तो हम इसको अक्रू कर रहे थे, क्योंकि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पाकिस्तान की सबसे, आई वुड लाइक टू से, रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री है। सबसे ज़्यादा जीआईडीसी भी हमने दिया है, और हम वाहिद इंडस्ट्री हैं पाकिस्तान में जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी और टैक्सेबल, और जो हम टैक्सेस में देते हैं ऑलमोस्ट इक्वल है। 97% ऑफ नेट इनकम इज़ पेड इन वेरियस टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से इसको अक्रू कर रहे थे। असद कील में ये बात ज़रूर थी कि हम अक्रू कर रहे थे, मगर ये हम पैसे फार्मर से नहीं ले रहे थे, वो हम अपनी पीएनएल पे हिट लेके ले रहे थे, क्योंकि कल को अगर 3%, तो जी हमने, अगर आपको मैं नंबर्स, आई वॉक यू थ्रू द नंबर्स, हमने 70% ये खुद एब्जॉर्ब किया है। मैक्सिमम जो ये पास थ्रू हुआ है वो सिर्फ 30% के करीब। इसको डिटरमिन कैसे करें, क्योंकि हुकूमत ने फोरेंसिक एनालिसिस का भी किया। मैंने आपकी पिछले 6-7 साल की, जब से जीआईडीसी आया, सारी स्टेटमेंट्स जाके देखी हैं, आपकी भी देखी हैं, एफएफसी की भी, एफएफबीएल की। फातिमा, मिला नहीं कहीं कि मैं ये डिटरमिन कर सकूं कि जीआईडीसी का ये कंपोनेंट आपने फार्मर को ट्रांसफर कर दिया, किसान को, और इतना अपने ऊपर ले लिया, समझ है नहीं कहीं पे भी। तो किस तरह डिटरमिन करें? इसकी बात करते हैं। देखिए जी, 2011 में यूरिया के बैग की प्राइस 1580 रुपये थी, ठीक है जी। उसके बाद जीआईडीसी का जो इम्पैक्ट जीएसटी के साथ जो आया वो 400 रुपये आया। उसके बाद उन्होंने कुछ टैक्सेस कम किए, जो 16% से 2%, उससे 191 रुपये कीमत कम हुई। फिर प्राइस इंक्रीजेज, जो इन्फ्लेशन, जो जनरल इन्फ्लेशन है, वो कोई 148 रुपीज़ पर बैग आई। और फिर गैस कॉस्ट, प्योर गैस इन्फ्लेशन, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था हमारी सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो कोई 378 रुपीज़ आई। तो 1580 से अगर ये मैं
नंबर सारे ऐड करूं और वो 191 सब्ट्रैक्ट करूं, तो आज यूरिया की कीमत 2320 रुपये पर बैग होनी चाहिए। अब भी ये लेटेस्ट प्राइस को पास थ्रू करने के बावजूद 2040 है। इंटरनेशनल प्राइस कोई 3000 पर बैग के करीब है। तो आज भी हम कोई 800 रुपये पर बैग इंटरनेशनल प्राइस से कम है। पाकिस्तान की फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ने हमेशा हमारे फार्मर्स को सपोर्ट किया है। कहा जाता है कि जी हमें ये जो गैसेस दी जाती है, आपको गैस सस्ती मिलती है, तो आपने जो सपोर्ट किया है, आप एक अच्छी प्रॉफिट कमाने वाली और अच्छे मार्जिन्स के साथ ऑपरेट करने वाले, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मार्जिन डबल डिजिट में भी नहीं है, सीमेंट इंडस्ट्री के मार्जिन की एवरेज 18-19% है, आप 15-16% के मार्जिन पर ऑपरेट करने वाली अच्छी सॉलिड इंडस्ट्री है। तो ये जो फार्मर के लिए हमने बहुत कर दिया नहीं है, आपको सस्ती गैस मिलती नहीं, और उसका रफली फर्क भी तकरीबन 800 रुपए पर बैग ही पड़ता है शाहजेब इंटरनेशनल से, तो लोकल दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फार्मर का फायदा कर रहे हैं, आपको सस्ती गैस मिलती है। देखिए शाहजेब, एज ए कंपनी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू आवर शेयर होल्डर्स, ये तो हमारा काम है। मगर आपको ज़रा मैं कुछ और फैक्ट्स दे दूं। पाकिस्तान में एक फर्टिलाइज़र पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई थी, ये 2011 की बात है। फर्टिलाइज़र पॉलिसी इस बेसिस पे फॉर्मुलेट हुई थी कि मिडल ईस्ट से, जहाँ से हमारे यूरिया इंपोर्ट होता है, वहाँ $1 से $3 के दरमियान आपको गैस मिलती है। पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र पॉलिसी पर भी आपको ऑलमोस्ट $4 के करीब गैस मिलती है। और ये जो बाकी पेट्रोलियम पॉलिसी पे, हमारी कुछ गैस पेट्रोलियम पॉलिसी पे है, वो $7 के करीब है, और जो LNG इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी तो $11 के करीब है। तो ये जो सब्सिडी थी, आप पिछले अगर 2011 से ही देख लें, तो सब्सिडी का टोटल अमाउंट टू द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इज़ 127 बिलियन। मगर जो हमने जो पास ऑन द जो किया है फार्मर को बेनिफिट, क्योंकि हमारा बेनिफिट है उसमें, अफोर्डेबिलिटी का बेनिफिट है, वो 527 बिलियन है। 4x 4 गुना ज़्यादा हमने पास ऑन किया है फार्मर को, जो हमारी पाकिस्तान की प्रोड्यूस्ड यूरिया की कीमत है इंटरनेशनल यूरिया की। मतलब इसमें ये, क्योंकि आपने इश्तिहार जो दिया हुआ इसमें भी ये मेंशन्ड है, इसको कैलकुलेट कैसे करें? जैसे फॉर एग्जांपल 300 रुपये पर MMBTU फीड गैस प्राइस आपको मिलती है, 1021 रुपये दूसरे सेक्टर को मिलती है, तो ये सीधा सीधा तकरीबन 900 रुपये का फ़र्क आता है। जो पाकिस्तान में और इंटरनेशनल प्राइसेस में फ़र्क है वो भी 900 रुपये का है। पहली बात ये हो गई। और ये बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की। इस वक्त है 800 रुपये का या 850 रुपये का फ़र्क इंटरनेशनल और डोमेस्टिक यूरिया में। पाकिस्तान का रुपया गिर गया, मैसिव डेप्रिसिएशन आई, ये तमाम वाक़यात की वजह से 2 साल पहले तक और उससे पहले तो ये पाकिस्तान और इंटरनेशनल प्राइसेस सेम लेवल पर थी। तो आप ये जो 527 अरब रुपए का इतना हैवी अमाउंट बता रहे हैं, ये कैसे गुज़िश्ता 8 साल में आपने किया? क्योंकि सेम प्राइस पर चलते रहे। आप अगर यूरिया, हमारी यूरिया की प्राइस हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान की यूरिया की प्राइस हिस्ट्री देखें और इंटरनेशनल यूरिया, ये जो 527 बिलियन है, ये है डेल्टा इंटरनेशनल यूरिया प्राइस वर्सेस पाकिस्तान यूरिया प्राइस ओवर द पीरियड। तो सिर्फ 2014-15 का एक पीरियड आया था, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन थी, जिसके अंदर हमारी यूरिया की प्राइस और इंटरनेशनल यूरिया की प्राइस पैरिटी अप्रोच की थी। उससे पहले का पीरियड ले लें, उसके बाद का पीरियड 20 to 25% डिस्काउंट है लोकल यूरिया प्राइसिंग वर्सेस इंटरनेशनल यूरिया प्राइसिंग। ये कंसिस्टेंट रहा है और ये गवर्नमेंट की फर्टिलाइजर पॉलिसी का बेनिफिट। 900 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलता है गैस पर, 800-850 रुपए का फर्क है इंटरनेशनल से, तो आपको अपने इनपुट पे वो डिस्काउंट मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जेब से बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इंटरनेशनल से फर्क। नहीं, हमने कभी ये मौकफ नहीं किया कि जी हम अपनी जेब से करें। मगर आप ये देखें कि बाकी मुल्कों में जहाँ से गैस आ रही, जहाँ से यूरिया इंपोर्ट होता है, इस साल भी सरकार ने 2 लाख टन इंपोर्ट किया है, वो जब हम इंपोर्ट करते हैं वो उसके लिए पहले डॉलर्स बाहर जाते हैं, फिर आप उसको लोकल प्राइस मार्केट में बेचने के लिए आपको उसको 20-25% सब्सिडी देनी पड़ती है। तो हमारी इंडस्ट्री ने कंसिस्टेंटली 20 to 25% लोकल यूरिया को कम बेचा है। अब आप कह रहे हैं ये गैस की एडवांटेज है। सर देखें, मिडल ईस्ट में जहाँ से इंपोर्ट होती है ज़्यादातर हमारी प्रोडक्ट, गैस ज़्यादा से सस्ती है, प्लांट्स हमारे सारे इंटरनेशनल हैं, तो रह गया एक लेबर कंपोनेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हमारी कंपनीज, जो पाकिस्तान की कंपनीज का रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 10% है। आप अगर हमें टेक्सटाइल और ऑटोमोटिव से कंपेयर करे थे तो वी हैव वन ऑफ द लोएस्ट रिटर्न ऑन एसेट्स ऑफ एनी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। सीमेंट ले लें, ऑटोमोटिव ले लें, टेक्सटाइल ले लें, 10%। जहाँ तक इंटरनेशनल कंपटीशन का सवाल है, आप
मिडल ईस्ट की बड़ी कंपनीज देख लें, नॉर्थ अफ्रीका की बड़ी कंपनीज देख लें, जहां ये हैं, उनके मार्जिन्स हमसे कहीं ज़्यादा हायर हैं। तो ये नहीं है, क्योंकि हमारा कॉस्ट बेस तो वही है ना। तो जब आप इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं, एक तो आपके ग्रॉस मार्जिन्स इंडस्ट्री के मुकाबले में कोई बहुत बुरे नहीं है, आप अच्छा ऑपरेट करते हैं टेक्सटाइल के मुकाबले में। दूसरा, एक अनसर्टेन बिजनेस मॉडल है सीमेंट का, इस वक्त बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है, टेक्सटाइल क्राइसिस से फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम गुजरा है। आपका एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, आपको पता है कि आपके रिटर्न्स कैसे रहेंगे, हाई डिमांड का पीरियड रहेगा किस तरीके से, तो आप एक बहुत सेफ इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है सारी की सारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, जिसमें गैस की इनपुट और सब चीज़ें आपको गारंटीड मिलते हैं। बट आप लोग क्या फिर कार्टेल के तौर पर ऑपरेट करते हैं कि एफएफसी आपने और सबने एक ही जितनी प्राइसेस बढ़ाई हैं? नहीं, देखें, एफएफसी ने तो हमसे पहले प्राइस बढ़ाई थी। एज सच ये इसमें कोई कॉन्सर्ट नहीं होता, ये ऑल द प्लेयर्स हैव टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। हमारी एक एसोसिएशन है एफएम पैक, जो हमें जब भी गवर्नमेंट बुलाती है हम जाते हैं एज एन एसोसिएशन, बट ऑल प्लेयर्स डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। आप हमारी इंडस्ट्री का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें, 15 साल का रिकॉर्ड देखें, जब भी गैस प्राइस इंक्रीजेस हुई हैं उनको पास किया गया है, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया, ये हमारी सबसे बड़ी कॉस्ट प्रोडक्शन। जाहिर है, मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, फीड और फ्यूल दोनों की सूरत में आपको एक ये कॉस्ट की बर्दाश्त करनी पड़ती है कि एंग्रो और एफएफसी और फौजी फर्टिलाइजर और जो फातिमा है, उनका अलग अलग कॉस्ट इंपैक्ट आता होगा ना, क्योंकि आपका नए प्लांट का अलग गैस इंपैक्ट है, पुराने का अलग और है। अगर आप तो आप सब 200 रुपए का यूनिफॉर्म बेनिफिट कैसे ले रहे हैं और 200 रुपए की यूनिफॉर्म प्राइस कैसे बढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप ये देख लें, और जब मैंने आपसे अर्ज किया था कि हमने पास ऑन नहीं किया, तो हमारे पास कंसेशनरी गैस है, जो हमारे पास भी है, फातिमा के पास भी है, जो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बिड करके विन किया था, तो उसके लिए तो हमने आज तक कभी अक्रू भी नहीं की, ना हमने वो अक्रू की है, क्योंकि हमारा हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि जी वो तो एक सॉवरेन गारंटीड प्राइस थी, जिसके ऊपर ना कोई सेस लग सकता है, ना कोई टैक्स लग सकता है। वो एक गारंटीड प्राइस है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटीड प्राइस है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो उस पर हमने कभी अक्रू नहीं किया, और उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप देखें, जब ये ऑर्डिनेंस आया था तो उस ऑर्डिनेंस में भी क्लैरिफिकेशन थी कि दिस न्यू प्लांट्स के लिए उन्होंने ज़ीरो रखा था इसको, क्योंकि ये तो हमारा हमेशा से मौक़िफ़ गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ रहा है, जब से जीआईडी से आया और कोई और भी टैक्सेस आए, कि जी जो कंसेशनरी गैस है उस पर कोई ये चार्ज नहीं हो सकता, तो उस पर कोई अक्रूवल नहीं होता, और ये इस ऑर्डिनेंस ने भी क्लैरिफाई किया था। तो जी ये एक डायनामिक में फ़र्क ज़रूर है। तो प्राइस कैसे यूनिफॉर्म बढ़ रही है, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, कि अगर आपको नए प्लांट के ऊपर गैस की कीमत 61% तो नहीं बढ़ी होगी ना? जी नहीं, फातिमा के लिए भी नहीं बढ़ी होगी ना? नहीं बढ़ी होगी। तो फिर आप 200 रुपए कीमत एक साथ कैसे बढ़ा रहे होंगे? आपका फ़र्क होना चाहिए, आप 150 रुपये बढ़ा दें, 140 रुपये बढ़ा दें, क्योंकि पुराने प्लांट पर आपको गैस की 61% की हिट आ रही होगी, नए पर नहीं आ रही होगी। एफएफसी को ओवरऑल 61% की हिट आ रही होगी, क्योंकि उनका यूनिफॉर्म है, फातिमा को नहीं आ रही होगी। तो ये सब मिलके क्या एज अ कार्टेल आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं? अगर आप इंडस्ट्री की हिस्ट्री देखें, अगर आप इंडस्ट्री की हिस्ट्री देखें, एक ज़माना था कि जब एंग्रो ने पहले प्राइसेस बढ़ाई थी और फौजी ने हमें फॉलो किया था। कुछ वक्त कोई प्लेयर कम पहले प्राइस कम करता है, दूसरे उसको फॉलो करते हैं। ये इंडस्ट्री कंपैरेटिव इंडस्ट्री है, इसमें ये सीमेंट की तरह हमारे ऑपरेशंस नहीं है या किसी और इंडस्ट्री की तरह। तो ये कहना कि ये कार्टेलाइजेशन है, ये गलत होगा। ये ऐसे नहीं है। हर इंडस्ट्री देखती है कि जी सप्लाई डिमांड के बेसिस पे मेरे कस्टमर की क्या अफोर्डेबिलिटी है। अगर मेरा कंपटीशन की एक प्राइस है और वो कस्टमर की विलिंगनेस टू पे है, तो मैं भी उसी प्राइस पे मैच करूँगा। अगर कल को कोई प्लेयर बरक्स इसका व्यू लेता है, तो दे आर एट लिबर्टी टू डू इट। हमारे पास कोई चॉइस नहीं, क्योंकि गैस प्राइस इंक्रीज हुई है। आप देखें, यकमुश्त एकदम 62% फीड कॉस्ट इंक्रीज हुई है। मगर तो इसकी इकोनॉमिक्स को हमें किसी ना किसी तरह तो रिफ्लेक्ट करना है, वरना हमारे कारखाने चलना मुश्किल हो जाएगा। सही, प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, मगर आपने लास्ट ईयर में भी काफ़ी दफ़ा अपनी प्राइसेस में इजाफा किया है, तो उसके बावजूद आपको 61% का इजाफा करना पड़ा। वो जो इजाफे की बात करें, अगर आप वो देख लें, वो जब क्यों हुए थे, 5 साल से हमारी इंडस्ट्री में कोई इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं हुआ था। मगर स्पेयर पार्ट्स हम भी इंपोर्ट करते हैं, कॉस्ट हमारी भी इंक्रीज़ होती है, पेरोल कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, किसी ना किसी वक्त तो वो रिफ्लेक्ट होने। तो वो एक इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट थी जो उस वक्त रिफ्लेक्ट हुई गई थी, और वो बताया गया था कि इसकी क्या वजह है। मगर देखें, मगर आप ये कहेंगे कि जी उस वक्त क्यों की, किसी और वक्त की। जब सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स, अगेन जब आप देखते हैं कि ज़राई इकोनॉमिक्स अच्छे हैं, जब फार्मर में ये सख्त है कि वो ये बर्दाश्त कर लेगा, तभी प्राइस इंक्रीज होती है। वरना इन द पास्ट आपने प्राइस डिक्रीजेस भी देखी। तो ये नहीं कि प्राइसेस सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती हैं, प्राइस ऊपर भी गई हैं
और प्राइसेस नीचे भी आएंगे। ये एक डीरेगुलेटेड इंडस्ट्री का फीचर है। ना आपने ज़ाहिर अक्रू कर लिया, और अगर आप केस जीत जाते हैं या फिर ये जो 50% का भी रिलैक्सेशन मिल रहा था, जो आपने 70% दिया, ज़ाहिर है वो आपके शेयर होल्डर का हक है कि उनको मिल जाए, अगर आप इसको अनफेयर समझते थे जीआईडीसी को, अगर आप केस जीत जाते हैं तो 30% फार्मर से लिया, उसका क्या होगा? तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप ये बताएंगे अगर गवर्नमेंट ये केस जीत जाती है तो तब क्या होगा। क्योंकि अगर ये हमें जीआईडीसी सरकार को देना पड़ा, कोई इशू नहीं है, मगर आप ये बताएं जब अगर गवर्नमेंट हार गई तो इसका क्या मैकेनिज्म है। 285 बिलियन उन्होंने इंडस्ट्री को रिटर्न करना है, और फिर उसका क्या मैकेनिज्म होगा कि ये वापस किया जाए फार्मर्स को। क्योंकि आप जो पॉइंट कर रहे हैं बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, वो पैसा हमारा तो नहीं है, हमने सरकार को दिया क्योंकि हमारे कुछ हद तक हमारे कस्टमर से आया था, बट सम पार्ट ऑफ दैट मनी हैज़ टू बी रिटर्न टू द एंड कंज्यूमर। उसका मैकेनिज्म आज एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल आप रेज कर रहे हैं कि अगर सरकार ये केस जीत जाती है तो फिर क्या होगा, और अगर हार जाती है तो तब इन सम वेज एक उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हार गए तो ये कैसे पास होगा। मगर जो आपको 50% की रिलैक्सेशन दे रहे थे वो, उसमें भी बहुत सारा बड़ा 30% तो आप ले चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर 40 अरब रुपए पे आपको हिट मिलती तो वो भी तो एंड कंज्यूमर को नहीं जाना था, वो भी आपके शेयर होल्डर को सिर्फ फायदा होता है। ये नंबर्स में और सरकार को भी, क्योंकि उसमें से भी 35% आपने सरकार को टैक्स के तौर पे दे देना। आप ये देख लें 70% हमने एब्जॉर्ब की थी, 30% हमने पास थ्रू की थी। ठीक है। तो अगर 50% की रिडक्शन मिलती तो 20% की तो कॉस्ट हम फिर भी बर्दाश्त कर रहे थे। 20% एब्जॉर्ब किया ऑडिट था। से ये बात बहुत आसानी से साबित हो जाती कि आप 70% खुद अपने ऊपर ले रहे थे और 30% किसान के ऊपर पास ऑन कर रहे थे। सर फोरेंसिक ऑडिट कराने ज़रूर कराएं, जो भी उन्होंने ऑडिट कराने ज़रूर कराएं, मगर हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री है, हम लिस्टेड हैं, फौजी लिस्टेड हैं, वो माशाल्लाह 7 साल से बेस्ट रिपोर्टिंग का अवार्ड जीते रहे हैं। फातिमा लिस्ट, सारी इंडस्ट्री लिस्टेड है, सारे ये नंबर्स हमारे सारे फाइनेंशियल्स कौम के सामने हैं। आप जैसे जर्नलिस्ट उनको स्टडी कर सकते हैं, कोई भी स्टडी कर सकता है। आप ज़ाहिर कहा कि ये जो लास्ट ईयर इजाफा हुआ वो करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारी कुछ कॉस्ट एस्केलेशन हो रही थी, बट प्रॉफिटेबिलिटी में तो एक कंसिस्टेंट राइज आपका भी है, एफएफसी के सबको एक कंसिस्टेंट राइज आप लोगों को मिला है। तो अगर कॉस्ट बढ़ती जा रही थी, प्राइस में पास ऑन नहीं कर रहे थे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ रही थी? नहीं, देखें प्राइस हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है 2 फैक्टर से। एक तो कुछ पाकिस्तान में प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज के, आप देखें ना, जब आप बहुत एक हाई फिक्स्ड कॉस्ट इंडस्ट्री होते हैं तो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन की जो भी प्रॉफिटेबिलिटी थे फ्लो स्ट्रेट टू द बॉटम लाइन। तो एज सच वो फैक्टर है। प्राइस इंक्रीजेज ज़रूर आए जिनकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी को एक टेलविंड मिला, इसमें कोई शक नहीं है कि एक टेलविंड ज़रूर मिला था। मगर अगेन आप ये देख लें कि जैसे जैसे वो प्राइस इंक्रीज आते हैं, सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज करते रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ज़रूरी इकोनॉमिक्स जो थे वो भी इम्प्रूव कर रहे थे। ये नहीं, हम एज एन इंडस्ट्री वैक्यूम में तो प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते ना। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे थे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि आप कहते हैं कि हम किसान को बड़ा फायदा देते हैं और ये सब चीज़ें। अगर आपकी बॉटम लाइन बड़ी सॉलिड थी, उसमें कंसिस्टेंट ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ थी, क्योंकि मैं जो लास्ट ईयर का आपका प्रॉफिट देख रहा हूँ और आप खुद मान रहे हैं कि हमने प्राइसेस बढ़ाई और उसके रीजंस थे, उसमें हर क्वार्टर के अर्निंग में जो जंप आई है उसमें लिखा हुआ है कि जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है उसमें इजाफा हुआ क्योंकि हाई यूरिया ऑफटेक भी थी और हायर डोमेस्टिक प्राइसेस भी थी। पहले क्वार्टर में 3.9 बिलियन, जबकि लास्ट ईयर 1.6 बिलियन थी। सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर आपने एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। फोर्थ क्वार्टर में 5.2 बिलियन, हालांकि लास्ट ईयर इससे काफ़ी कम थी। तो ये ज़बरदस्त किस्म की आपकी ग्रोथ है, जो आप खुद कह रहे हैं ऑफटेक में भी इजाफा है और हमने प्राइसेस भी बढ़ाई हैं। जी बिल्कुल, मगर प्राइसेस हम किस तरह बढ़ाएं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की कि प्राइसेस कैन ओनली बी रेज्ड इफ़ योर कस्टमर कैन बेयर देम। फार्म इकोनॉमिक्स इंप्रूव हो रहे थे, ज़रूरी जो तिजारत थी वो बेहतर हो रही थी, तो फार्मर की एबिलिटी टू पे इंक्रीज़ हो रही थी। तो उस बेसिस पे सप्लाई डिमांड को कल को खुदा ना खास्ता अगर हमारे यहाँ मुल्क में माशी हालात बड़ा ख़राब होते हैं या कोई नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं जिस तरह पास्ट में हुए, तो जब ज़रूरी इकोनॉमिक्स सफ़र करेंगे तो प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फार्मर नहीं पे कर सकेगा तो हमने फैक्ट्रियां तो फिर भी चलानी है ना, तो प्राइसेस कम होंगी। सप्लाई डिमांड का यही तो खूबसूरती है कि इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर्स प्रोपेंसिटी टू पे। अगर कस्टमर में सकत है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है तभी वो ज़्यादा कीमत दे सकता है। ये तो नहीं ना कि जी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही थी और हम मुनाफा कमा रहे थे।
ऐसे तो सप्लाई डिमांड में हो नहीं सकता। जिस दिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी, डिमांड कम होगी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। दैट इज द नेचर ऑफ अ सप्लाई डिमांड इंडस्ट्री वर्सेस रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज। ना ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है अब इसकी समाअत होनी है, ये अब अदालत ने फैसला करना है। हुकूमत ने जब ये ऑर्डिनेंस विड्रॉ किया है तो साथ में अवाम को डराया भी है कि भाई ऐसा ना हो कि जेब से ही देने पड़ जाएं जो हमने लिए हैं। आपकी हुकूमत से जब ये हो रहा था सारा मामला और फिर मीडिया पर आ गया तो बात हुई कि आप लोगों ने इसको मिस हैंडल कर दिया है, या क्या ये हुकूमत ने आपको कॉन्फिडेंस में लिया कि भाई नहीं अब हम इसको विड्रॉ करने जा रहे हैं? कुछ डिबेट हुआ है, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? जी देखें, आप दौरानिया देख ले, जब से ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है और जब ये ऑर्डिनेंस विथड्रॉ हुआ है 72 आवर्स के शायद दौरानिया है, तो इसमें तो कोई ऐसा चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। हमारी एज एन इंडस्ट्री जो ऑब्जर्वेशन ये थी कि एक दिन ये आफ्टर मंथ्स ऑफ डिस्कशन ये ऑर्डिनेंस पास हुआ, जो किसान के लिए भी बेहतर था, सरकार के लिए भी बेहतर था, इंडस्ट्री के लिए भी बेहतर था, तो मुल्क के लिए बेहतर था। फिर मीडिया में एक नैरेटिव आया, इसको एक पॉलिटिकल लेंस के थ्रू देखा गया और एक नैरेटिव मीडिया में आ गया जिसकी वजह से पब्लिक रिएक्शन इतना नेगेटिव था कि हुकूमत ने कहा कि जी अगर ये है रेट ऑफ द पीपल तो फिर हम इसको नहीं करते और वापस होते हैं। तो कुछ 72 आवर्स या उससे थोड़ा सा शायद आगे पीछे कुछ दौरानिया है, तो एज सच देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। गवर्नमेंट ने कोशिश की कम्युनिकेट करने की, मगर वो तब तक जो पब्लिक नैरेटिव था, वो इतना नेगेटिव सेंटिमेंट था, वो इतना नेगेटिव हो चुका था कि उन्होंने कहा कि जी अगर ये रेट ऑफ द पीपल है, ये तो एक पब्लिक रेफरेंडम टाइप हो गया, तो फिर हम कोर्ट पे चले जाते हैं। तो हम तो पहले ही कोर्ट्स में ये केस था, तो ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से गुफ्तगू की। नाज़रीन, एंग्रो का मौक़िफ़ आपने सुना, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का मौक़िफ़ आपके सामने आया। हुकूमत से ये मामला बहरहाल मिस हैंडल हुआ और मिस हैंडल होने के नतीजे में अब अदालत में है, जिसकी वजह से तलवार लटक रही है कि जो पैसे ले लिए हैं वही ना वापस देने पड़ जाएं। इसके अलावा जो सवाल उठ रहे थे, अपनी कोशिश की कि वो करें, उनके जवाब भी दिए गए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मुझे खबरों पर बात करें।